हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। तो आज मैं यहाँ पे आप सभी से बात करूंगा मध्य प्रदेश में वर्ग 1 से पहले होने वाली जो परीक्षा है आपकी, जिसे आप एच एस टेट या एमपी टेट के नाम से जानते और समझते हैं। इस परीक्षा की मैं आप सभी से यहाँ पे चर्चा करूंगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो आपका एग्जाम है ये प्रस्तावित है कब, मार्च के पहले सप्ताह में। यानी कि मार्च में आपका ये एग्जाम होना है, तो उसमें अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जितना भी है ये टाइम आप सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल आपके लिए ये टाइम कम है। आपके अन्य साथी भी जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, इस एग्जाम में बैठेंगे, तो सभी के लिए कम ही टाइम है। इतना भी कम टाइम अभी नहीं है। अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी और सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ेंगे, तो मैं आपसे गारंटी से बोल रहा हूं कि बड़े ही आसानी से आप इकोनॉमिक्स के 120 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन सही करके आएंगे। और जो आपका पार्ट 1 है, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी, इंग्लिश, जीके, पेडागोजी वगैरह मिला करके, उसमें अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। असली लड़ाई तो दोस्त होगी वर्ग 1 के एग्जाम में, जहां पे कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट में आपका नाम आएगा और आपको नौकरी मिलेगी। ये तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, जहां पे आपको 150 में से आपको 90 क्वेश्चन सही करने हैं। तो सबसे जरूरी ये हो जाता है कि आप ये जानते रहें कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जो पढ़ना है सिर्फ वही पढ़िए, उसके अलावा कुछ भी ना पढ़िए। क्योंकि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में जो लास्ट एग्जाम हुआ था वर्ग 1 का, उसमें से 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन, 100 या जितने भी आए थे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, तो उसमें से 25 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे। 25 क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे। कितने क्वेश्चन थे, रुकिए मैं आपको बता देता हूं। हाँ हाँ, 100 क्वेश्चन में से, है ना। तो कितने 25 के आसपास क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे, सिर्फ इस वजह से कि वो चीजें सिलेबस में नहीं हैं या वो चीजें सिलेबस में नहीं थी। तो आप अपनी तैयारी के दौरान इस बात पे फोकस कीजिए कि आप उन चीजों को ही पढ़िए जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो आपके सिलेबस में है। उसके अलावा आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, बहुत ज्यादा चीजों को मत पढ़िए, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उसको आप जरूर पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से चर्चा करूंगा कि आपके सिलेबस में असल में क्या क्या है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। तो एक एक करके आपके सिलेबस की मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस क्रम में सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, तो पहला जो आपका टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभाजित है। इन सभी वर्ग में जो भी अर्थशास्त्री आते हैं उनके बारे में आप जानते रहिए, समझते रहिए। उन्होंने अगर कोई फेमस डिफिनेशन दिया है इस बारे में, तो उसको भी जानते और समझते रहिए। अर्थशास्त्र का प्रकृति क्या होती है, इसका क्षेत्र क्या है, इसके अध्ययन की विधियां मुख्य रूप से आगमन विधि और निगमन विधि, यही 2 विधि होती हैं, उसको आप पढ़िए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को समझिए और ये जानते रहिए कि अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का पहली बार प्रयोग किसने किया था। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा अपना। इस प्रकार से आप आगे इसमें पढ़ेंगे कि भारत और पाश्चात्य आर्थिक विचार। इसमें आपको बस कुछ अर्थशास्त्रियों के बारे में जानना और समझना है। जब आप कंप्लीट स्टडी कर लेंगे अपने सिलेबस की, तो उनके बारे में आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, इसलिए आपको अलग से कुछ और इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो टॉपिक आता है ये है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, मतलब एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है, ठीक है ना। ये सारी चीज मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल ऐप, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पे जाकर के आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में सारे लेक्चर अवेलेबल होते हैं, डेली एक लाइव क्लास होती है, पीडीएफ नोट्स मिलेगी और एग्जाम से पहले आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला जो आपका टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना है पूरी कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। तो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में आपको सब कुछ पढ़ना है। जितनी चीजें आप किसी एक इकोनॉमिक्स की बुक में देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी में, सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई।
तो इसमें मार्ग का नियम क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, मार्ग की लोच क्या है, पूर्ति की लोच क्या है, ये सारी चीज पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने मार्ग की लोच का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो पूर्ति की लोच पढ़ने को आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लागत और आगम से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। उसके बाद आगे इसमें है प्रोडक्शन फंक्शन वाली थ्योरी, जिसमें आप उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या होता है, पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इसमें आप थोड़ा सा कॉब डगलस को भी देख लीजिए, हालांकि वो आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है आपकी परीक्षा में उससे सवाल पूछ लिया जाए। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगली जो चीज पढ़नी है वो पढ़ना है बाजार के बारे में, मार्केट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये पूरा क्लासिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गीकरण। उसके बाद सिर्फ इसमें आपको एक टाइप पढ़ना है, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन में मूल्य निर्धारण कैसे होगा, उत्पादन निर्धारण कैसे होगा, इसमें आप अल्पकालीन संतुलन, दीर्घकालीन संतुलन, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको एकाधिकार नहीं पढ़ना है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता नहीं पढ़ना है, अल्पाधिकार नहीं पढ़ना है, ये सारे जितने भी टाइप हैं आपके मार्केट के, वो चीजें आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये है क्या, फैक्टर प्राइसिंग, जिसमें आपको लाभ, लगान, मजदूरी और ब्याज के सिद्धांत पढ़ने होते हैं। तो इसमें आप क्लासिकल से लेकर के मॉडर्न थ्योरी तक पूरा पढ़ेंगे। जैसे अगर आप प्रॉफिट थ्योरी, आप प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या थी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या है, इनके बीच जो जो थ्योरी आती है वो सारी चीज आपको पढ़ना है। सिर्फ इतनी चीजें आपको पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये चीजें आपकी किसके अंतर्गत हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत है। इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मेरा सजेशन है आप सभी को कि आप अपनी एनर्जी को, अपने समय को वहीं पे लगाइए जो कि आपके सिलेबस में है। इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन टॉपिक को आप पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी सवाल आपको मिल जाए उन सवालों को सॉल्व करेंगे। आप सभी का एक बड़ा प्रश्न ये भी हो सकता है कि सवाल कहां से मिलेंगे, क्वेश्चन कहां से आप सॉल्व करेंगे। आपके पास कोई भी बुक हो, आपके पास पीजीटी लेवल की कोई भी बुक हो जो कि आपके स्टेट में मिलती हो, उस बुक से आप इन टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बहुत ज्यादा बुक भी मत ढूंढते फिरिए कि हमको यही वाली बुक चाहिए तभी हम सवालों को सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आपको नहीं रखना है। कोई भी बुक हो, उस बुक से इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उन सवालों को आप जरूर सॉल्व करें। अगला टॉपिक जो आपका शुरू हुआ है, ये हुआ है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में, यानी कि मनी से रिलेटेड है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है ये कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ, मुद्रा की जरूरत क्यों महसूस हुई, और मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, मुद्रा का कार्य क्या क्या हो सकता है। उसके बाद फिर इसमें आपको मौद्रिक परिमाण सिद्धांत पढ़ने हैं, जिसमें आपको 2 थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसमें आपको किन्स का भी दृष्टिकोण पढ़ना है, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया है, इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन को भी आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। स्फीति क्या है, मुद्रा विस्फीति क्या है, मंदी कब आती है, ये सारी चीज पढ़ेंगे। लेकिन आपको इसकी जो थ्योरी है, जैसे कि स्फीति का, मांग और पूर्ति का सिद्धांत, लागत जन्य, ये सब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा जानते रहिए कि क्या है, क्योंकि जैसा सिलेबस है वैसे ही मेहनत कीजिए। अगला जो टॉपिक आपका है, इसमें शुरुआत हुई है थोड़ा सा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बोले या ग्रोथ इकोनॉमिक्स बोले, तो इसमें आपको पढ़ना है कि आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक समृद्धि क्या होता है, इनकी अवधारणाएं क्या होती हैं। उसके बाद इनके मापक कौन कौन से हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम हो गई, एचडीआई हो गई, पीक्यूएलआई हो गई, ये सारी चीजें आप जानते रहिए और समझते रहिए। आर्थिक विकास के सूचक, यही सारे सूचक हैं जो कि आर्थिक विकास को बताते हैं। अब भारत में आर्थिक समस्याएं, इसमें कुछ खास आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आर्थिक समस्याएं तो कूट कूट के भरी हैं हमारे यहाँ। उसके बाद आर्थिक सुधार कार्यक्रम, जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो जितने भी आर्थिक सुधार कार्यक्रम हैं वो सारी चीज आप वहां पे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है ना, विकास के सिद्धांत व वृद्धि के प्रतिरूप। विकास के सिद्धांत, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद विकास पे पर्यावरण निहित प्रभाव, यानी कि यहां पे आप क्या करेंगे, पर्यावरण का आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में आप पढ़ेंगे,
ठीक है। उसके बाद इसी में आप देखेंगे कि विकास की सीमा कहां तक हो सकती है, और ये क्या है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय विकास, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था एवं जीवन गुणवत्ता पे पर्यावरण क्षति के प्रभावों का मूल्यांकन, भूमि, जल, वायु और वन। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि मानव जीवन में या अर्थव्यवस्था में पर्यावरण का जो नुकसान आप देख रहे हैं उसके फलस्वरूप क्या प्रभाव, क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा, वो चीज आपको यहाँ पे पढ़नी है। आगे बढ़ेंगे और जो सबसे बड़ी यूनिट है आपके इस सिलेबस की वो क्या है भाई, वो है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा आपको एमपी स्पेशल भी पढ़ना है। सबसे पहले आपको इसमें जानना है भूमि, जल और वन, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है इनके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद जनसंख्या को आपको पढ़ना है। अब इसमें जनसंख्या के जो छोटे मोटे थ्योरी वगैरह हैं इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और स्पेशली इसमें आपको पढ़ना है 2011 की जो जनगणना है उसके बारे में, ठीक है ना। यहीं पे सकल घरेलू उत्पाद दे दिया है, जबकि ये नेशनल इनकम का टॉपिक है। फिर आपको अगला पढ़ना है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में आप क्या पढ़ेंगे, प्रारंभ से लेके अब तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितनी इसमें महत्वपूर्ण योजनाएं आई हुई हैं, जो भी पॉलिसी आई हुई है, जैसे एमएसपी आपसे पूछ सकता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति आपसे पूछ सकता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। मध्य प्रदेश के बाजार प्रतिरूपों में परिवर्तन। अब क्योंकि आप अगर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर उसको सही कर ले जाएंगे, और इसमें बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद है औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति में आप शुरू करेंगे कि क्यों औद्योगिक नीति की जरूरत महसूस हुई, और 1948 की औद्योगिक नीति से लेकर के 1991 की जो एलपीजी पॉलिसी आती है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना, वहां तक आपको अच्छे से पढ़ना है। लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में पढ़ना है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो हैं उनके बारे में पढ़ना है, महारत्न क्या है, लघु रत्न, मिनी रत्न, जितनी चीजें हैं ना सब कुछ आपको पढ़ना है। और थोड़ा सा ये भी जानते रहिएगा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण के पश्चात क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय प्रवासी व्यापार। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें आपको भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। एफडीआई के बारे में पढ़ना है, और बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय योजनाएं जो बनाई गई, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं, हालांकि वो तो पंचवर्षीय योजना में है, इसके अलावा जो और पॉलिसी आई, जो भी ऐसी योजनाएं आई जो कि गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रही, असमानता को कम करने का प्रयास कर रही, बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर रही, वो सारी योजनाएं आपको यहाँ पे पढ़ना है। देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छे से पढ़ना, पॉवर्टी भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है उसमें है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके मापन में क्या समस्या आती है, इसकी जो अवधारणा है वो क्या होती है, एनडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। अगला जो आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर 11, ये है पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त का। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, सार्वजनिक और निजी वित्त में अंतर क्या होता है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या होता है, आगम के स्रोत क्या होते हैं, ठीक है ना। कर, ऋण, अनुदान, सहायता, करारोपण के सिद्धांत हो गए, करारोपण के उद्देश्य क्या है, प्रकार क्या है, इसी प्रकार से सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत क्या है। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी में अगर आपने पीकॉक वाइजमैन की परिकल्पना को नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपने कमी की है। ये ऐसे हार्ड टॉपिक है जहां से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। अगला इसमें है सार्वजनिक ऋण के सिद्धांत और इसको दूर करने के उपाय। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्य सरकार के आय के स्रोत क्या हैं, बजट की अवधारणा और प्रकार। तो बजट को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि बजट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हमारे देश में कैसे इसका निर्माण किया जाता है, साथ ही साथ बजट में जो महत्वपूर्ण घाटे होते हैं ये भी आपको पढ़ना है। और थोड़ा सा नया वाला बजट आपका जब आ जाए तो उसकी जो मेन हाईलाइट है उसको भी आप पढ़ लेंगे।
नेक्स्ट है बैंकिंग का, जो कि आपका रिलेटेड है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से। आप चाहें तो इसको इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पढ़ना होता है कि बैंकिंग का अर्थ क्या है, प्रकार इसमें आरबीआई को आपको पढ़ना होता है, व्यापारिक बैंक को पढ़ना होता है, इन दोनों के कार्य को पढ़ना होता है। शाख नियंत्रण कौन करेगा, आरबीआई करेगा, इसकी दोनों विधियों को पढ़ना है, दोनों विधियों में कौन कौन से टूल्स प्रयोग किए जाते हैं उसको पढ़ना है। मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या सीमा होती है, एमपीसी क्या होती है, कितने महीनों में इसकी बैठक होती है, ये सारी चीज आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ अपने एग्जाम से पहले जो करंट रेट्स होते हैं, जैसे कि सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ठीक है ना, रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, ये सब, बैंक रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, एलएफ हो गया, सारे रेट भी करंट वाले आपको याद होने चाहिए। शाख निर्माण कौन करेगा, व्यापारिक बैंक करेगा, कैसे करेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग के आधुनिक सिद्धांत क्या हैं, या इसमें आधुनिक सुधार कौन कौन से हुए हैं। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि इसमें जो कमेटी वगैरह बनाई गई हैं, जो समितियां बनाई गई हैं बैंकिंग में, उन समितियों के बारे में पढ़ लीजिए तो ये आधुनिक सुधार के बारे में आप जान जाएंगे। अगली जो यूनिट आपके सिलेबस में रखी गई है वो रखी गई है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड। जब आप इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये समझिएगा कि व्यापार की अवधारणा क्या है, क्यों व्यापार आवश्यक होता है, इसकी प्रकृति क्या है, विकसित और विकासशील देशों में व्यापार का तरीका क्या होता है। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। अब देखो सिद्धांत में यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, एक तो निरपेक्ष और सापेक्ष लाभ पढ़ लीजिए। अब इसमें देखो आप एडम स्मिथ को पढ़ लेना, रिकार्डो को पढ़ लेना, थोड़ा बहुत मार्शल वगैरह का जो भी है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपको थ्योरी भी इसमें नहीं पढ़नी है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन का विकासशील देशों पर निहित प्रभाव, इसमें भी आप ऐसे समझिए कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी कि कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अलग से देखो यहाँ पे WTO वगैरह नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चीजें आपको पढ़नी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है ये आपका क्या है, ये आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, बीओपी, और यहीं पे आपको बीओटी भी पढ़ना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन। भुगतान में अगर असंतुलन आ जाता है तो इसको सुधारेंगे कैसे, व्यापारिक नीतियां, व्यापारिक उपकरण और विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको सिर्फ ट्रेड में पढ़नी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सांख्यिकी की बात करेंगे तो सांख्यिकी का परिचय क्या है, अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, विषय सामग्री, कार्य, महत्व, सीमा, उपयोगिता। डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, ये सारी चीज। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जहां से आपकी परीक्षा में देखो ये जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं ये आपकी परीक्षा के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन, प्रमाप विचलन, कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध, इसमें कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, थोड़ा सा आप रैंक कोरिलेशन भी देख लेंगे, ठीक है ना, स्पेयरमैन का ये है ना रैंक कोरिलेशन। और बस यही सारी चीजें आपको पढ़नी है सांख्यिकी में। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। आखिरी सुझाव, आखिरी सजेशन आप सभी को कि आप सिलेबस को देख के उस हिसाब से ही अपनी पढ़ाई करेंगे। ज्यादा चीजें बिल्कुल ना पढ़िए, वही चीज पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, उससे बाहर आप मत पढ़िए। उससे बेहतर है कि जो आपके सिलेबस में है ना उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएं उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, एडमिशन वगैरह लेना चाहते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप कीजिए इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन, ये आप एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको डाउनलोड इंस्टॉल करिए, इसमें कोर्स अवेलेबल है। बाकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7905709366 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो एमपी के इस एग्जाम के बारे में, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से मध्य प्रदेश में इस बार एमपी टेट या एचएस टेट जो भी आप बोले इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उन दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बने रहें इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के साथ। हम लोग इस बार मध्य प्रदेश की इस परीक्षा में ऐसा परिणाम देंगे कि कोई भी ऑनलाइन कोचिंग उतने ज्यादा सिलेक्शन नहीं देगी जितना हम लोगों को इस बार देना है, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ बने रहिएगा इस चैनल पे। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।